एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वाक़या कैफे के सामने से उसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन उसे जवाब दिया गया था कि उन्हें ज़रूरत नहीं। अब ज़रूरत है का बोर्ड कैफे के सामने रखा था। उसने पहले कैफे में बैठकर कॉफ़ी पी, फिर काउंटर तक आई। उसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था, लेकिन सिर्फ एक मसला काफ़ी था, और काफ़ी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस उसे नज़र आ रही थी, उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था, जो एक मशहूर कॉफ़ी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तिहार थी। वो उस इश्तिहार से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी, और जो हालात जा रहे थे उनको मद्देनजर रखते हुए वो उस वाहिद नज़र में आने वाले ज़रूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। उसने काउंटर के पीछे बैठे दराज कद फरबे ही माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। उसने अमरहा से सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया। वो खुश होने के बजाय उसे दुख से देखने लगी, यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी जिस पर शायद अभी इनकार हो जाए जब वो उसकी अगली बात सुनेगा। मुझे इस काम की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर मुझे ये नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीख हो जाएगा। उसने अपनी तरफ से अंग्रेज़ को जज्बाती करने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। वो जज्बाती नहीं बल्कि समझदारी से गोया हुआ। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर ये शर्ट पहन लूँगी बस। उसने वेट्रेस की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो। तो वो वाकई ही समझदार इंसान ही था। उस दुनिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए आप सिर्फ इस नामुकम्मल लिबास को नज़रअंदाज करके तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करती। इस लड़की पर एक एहसान नहीं कर सकते। दुनिया का हर इंसान इल्म हासिल करने वाले की इज्जत करता है। मुझे सिर्फ अपने रोशन मुस्तकबिल की फिक्र है। आप किस मजहब के मानने वाले हैं? उसने उसे घूरा। यूरोप में कभी भी किसी से भी इतनी जल्दी उसके मजहब के बारे में नहीं पूछ सकते, वो बुरा मान जाते हैं। मैं यहूदी हूँ। अमराह की सीटी गुम हो गई। वो यकटोक उसे देखती रही। वो अपनी जिंदगी के पहले यहूदी इंसान से मिल रही थी। मुझे घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से। देखिए जनाब, अगर आप मुझे काम देंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम का एहतराम किया, उसकी अखलाकियात का ख्याल रखा, वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह क्या है? मजीद तारीफ और तारीफ। सब आपको अपने सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन मुझे अपनी कुर्सी पर बैठना ही अच्छा लगता है। फिर भी जरा सोचिए, ये यूनिवर्सिटी एरिया है। स्टूडेंट्स आपकी किस कदर इज्जत करेंगे। हो सकता है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि सालाना कॉन्वोकेशन डे पर आपको खास तौर से मदऊ किया जाएगा और आप तकरीर भी करेंगे। ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। मुझे कॉन्वोकेशन में जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप जाएंगे तब आपको ये बहुत दिलचस्प लगेगा। वो काउंटर पर बाएं हाथ की चारों उंगलियां बजाने लगा और उसे दिलचस्पी से देखता रहा। उसकी नीली आंखें मजीद नीली हो गई। मैंने सुना था अंग्रेज बहुत रहम दिल होते हैं। मैं पॉलिश हूँ। उसने उंगली से थोड़ी खुजाई के अब आगे क्या? मुझे अंदाजा था। और हाँ, पॉलिश तो दुनिया में इंसान दोस्त मशहूर है। इखलाकियात की पासदारी करने वाले, इंसानी खिदमत में पेश रहने वाले और मदद के लिए कभी पीछे न हटने वाले। क्या वाकई एक पॉलिश होने की हैसियत से ये सब मुझे क्यों मालूम नहीं हुआ? वैसे तुम्हारी ज़बान हमेशा ऐसे ही चलती है क्या? नहीं, लेकिन जो कॉफ़ी मैंने अभी यहाँ से पी है उसके बाद से काफ़ी से ज़्यादा। आप मुझे एक हफ्ते ट्रायल पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा? मैं शर्त लगा सकती हूँ, जब लोग मुझे एक मुस्लिम लड़की को मुकम्मल लिबास में देखेंगे तो वो इस तरफ खींचे चले आएंगे कि ये एक इंसान दोस्त इंसान का कैफे है। यहाँ के मालिक ने इंसानियत के लिए नाम नेहाद असूल को तोड़ दिया। क्या वाकई? वो फिर से दोनों हाथों की उंगलियों से काउंटर बजाने लगा। बिल्कुल,
आजमा कर देख लें। ये कहते अमरा की नज़र उतारी जानी चाहिए थी। ठीक है, कल से आ जाना, तुम्हें असर का 50% मिलेगा, मुझे मंजूर है। वैसे आपको ये अंदाज़ा होगा ही कि रोज़ाना इस कैफ़े में कितने लोग आते हैं। अमरा की ज़हानत बढ़ती जा रही थी। मैं 10 साल से ये कैफ़े चला रहा हूँ। साल में सिर्फ एक बार आने वालों को भी पहचान लेता हूँ। मेरा मतलब था कि अगर कल ज़्यादा लोग आए तो मुझे मालूम हो जाएगा। वो आंखों को अंदर की तरफ ले जाकर मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट उस पर जमकर रह गई। वो घर गई तो उसने शर्ली, अजरा वगैरह सबसे कह दिया कि कल हर सूरत वो खुद और अपने दोस्तों को लेकर उसके कैफ़े आ जाएं। उन चारों ने आने का वादा कर लिया सिवाय हाना के, और उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो कोशिश करके अपने 1 या 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आएंगी। सुबह वो दाइम और नवाल के पास भी गई, उन्हें सब सच सच बता दिया। दाइम कितनी ही देर बेयकीनी से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर हंसने लगा। तुमने किस चालाकी से ये सब किया है ना? करना पड़ा, उसने कंधे उचकाए। मैं अपने हम जमातों और दोस्तों को भी कह देता हूँ। कितने दिन का ट्रायल है? 1 हफ्ते का। अगर रोज 8-10 लोग आए तो 8-10 तो कम है। आखिरी दिन तक मैं तुम्हें काफी ज्यादा कर दूंगा, ये ठीक है। और फिर यूं, पहले दिन 10, दूसरे दिन 15, फिर 18, 20, 25 और आखिरी दिन पूरे 3 कम 50 स्टूडेंट्स वहाँ कॉफ़ी पीने गए। और मज़े की बात ये कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की हद कर दी। वो कॉफ़ी पीते जाते, काउंटर तक आते जाते। कितने नोबल इंसान हैं आप, मुस्कुराकर कहा जाता। आपने एक मुस्लिम खातून को बगैर किसी इम्तियाज़ की नौकरी दी। आप जैसे इंसान दोस्त आजकल कहाँ मिलते हैं। हम सब ज़रूर अपने प्रोफेसर से आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको हमारे कॉन्वोकेशन डे में ज़रूर आना चाहिए। फरिश्ता सिर्फ इंसान है आप, बल्कि फरिश्ता ही है। ऐसे इंसान आजकल नापैद हैं। अब हम रोज़ सिर्फ यहाँ ही आया करेंगे कॉफ़ी पीने। 6 दिन हर परफॉर्मेंस के साथ साथ वो मुस्कुराता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ड्रामे देखे, लेकिन इन 6 दिनों में यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कैफ़े में जो ड्रामा सेशन किया वो सबसे शानदार रहा। वो बुलंद बांग कह के लगा रहे थे। वो मायूस सी खड़े काउंटर पर हाथ रखे उसे हंसते हुए देखती रही। उसका तो ख्याल था उसका प्लान कामयाब रहा, लेकिन ये क्या? तुम एक कारोबारी इंसान को उल्लू नहीं बना सकती। राइट, उसने कमजोर सा राइट कहा। पर तुम एक कारोबारी इंसान को मुतासिर जरूर कर सकती हो। राइट, वो मुस्कुराने लगी। देखो मिस अखरोट, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। वो एकदम से संजीदा हो गया और अमरा भी। उसकी खुशी उड़न छू हो गई। कॉफ़ी कंपनी इस ड्रेस के लिए मुझे पे करती है और इस कैफ़े के 50% मालिकाना हकूक कंपनी के पास ही हैं। लेकिन क्योंकि मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बुलाया जाऊं, तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पर यहाँ रख सकता हूँ। जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती, तुम यहाँ काम कर सकती हो। लेकिन अगर कंपनी ने इतराज़ किया तो मुझे तुम्हें फौरन निकालना होगा। कंपनी इतराज़ नहीं करेगी। वो खुशी से निहाल होकर बोली। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैं दुआ करूँगी कंपनी इतराज़ ना करे। तुम ये दुआ क्यों नहीं करती कि तुम्हें कहीं अच्छा सा काम मिल जाए? वो भी कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन फिलहाल मुझ पर यही दुआ वाजिब है कि कंपनी इतराज़ ना करे। और मुझे अखरोट मत कहिए, आप मुझे मिस चलगोज़ा कह सकते हैं, क्योंकि चलगोज़े मुझे बहुत पसंद हैं। वो खुशी से बोलती ही चली जा रही थी। कैफे से बाहर मैनचेस्टर की सड़कों पर उतरने वाली रात उस रात बहुत रोशन थी। और जब स्याही सफ़ेद हो जाए, रातें रोशन हो जाएं, तो जिंदगी की शाखों से नई कौंपलें फूटती हैं, खुशबू देती हैं, फूलों फलों से लदी हुई। वो काम करने लगी और क्लासेस में भी मसरूफ़ हो गई। साथ ही उसने भी नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले हाना की पसंद के नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया, जो वो 2 हफ्ते तक खा सकती थी।
साथ ही अंडे, दूध के डब्बे, जैम, डबल रोटी लेकर उसने फ्रिज को भर दिया ताकि वो सब भी इस्तेमाल करें। अब उसे रिहाइश की तलाश थी। गो शर्ली ने उसे कह दिया था कि वो इतनी परेशान ना हो रिहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर उन्होंने उसे खंता पेशानी से अपने साथ रखा हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो ढीठ बनकर मुस्तकिली वहाँ जम जाती और बहाने बनाती कि उसे रिहाइश नहीं मिल रही। क्योंकि उसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी तो अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकी थी। चुन्ने मुन्ने से नाश्ते से तो उसका कुछ बनता ही नहीं था। इससे ज़्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ा जाया करती थी। दोपहर के खाने के वक्त यूनिवर्सिटी में उसे किसी न किसी की ट्वीट मिल जाती। तो ट्वीट का किस्सा कुछ यूँ था कि किसी भी फ्रेंड या हाय हेलो फ्रेंड या क्लास फेलो के पास जाया जाता और उससे कहा जाता ट्वीट मी प्लीज़। अगर वो चाहता या अफोर्ड कर सकता तो उसे ट्वीट कर देता, यानी एक कप चाय, कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंक पिला दी जाती। या जब मांगने वाला चाहता वो ट्वीट मांगने वाले को वो ट्वीट वापस भी करना होती थी। दाइम ग्रुप ने उसे अपनी सारी ट्वीट्स दे दी थी जो वो इकट्ठी करती फिरती थी। अब मंजर कुछ यूँ होता कि दाइम या नवाल उससे कहते कि जो सामने जिब्रान बैठा है उसके पास मेरी 6 ट्वीट्स हैं, उसके पास जाओ और कहो दाइम की ट्वीट मुझे दे दो। वो जाती और कह देती। इसी तरह उसे शर्ली, अजरा और ऐसे ही दूसरे हाय हेलो दोस्त अपनी ट्वीट्स दे देते। अक्सर जिनकी 3 या 4 ट्वीट्स इकट्ठी हो चुकी होती उनका वो बर्गर खा लेती, लेकिन बर्गर या सैंडविच या पिज़्ज़ा खाए जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी हो जाती। यानी अगर 4 ट्वीट्स हैं तो 3 का बर्गर और एक मनफी, यानी बाकी 0। और अगर 3 ही थी तो एक जमा हो जाती, यानी बर्गर खाने वाले के खाते में एक ट्वीट आ जाती। पहली बार तो अमरहा को काफ़ी से ज़्यादा शर्म आई। फिर उसने महसूस किया कि अमीर कबीर स्टूडेंट्स भी ऐसा कर लेते हैं तो वो भी करने लगी। वो दाइम, नवाल, शर्ली के पास जाती, मुझे किसी की ट्वीट रेफर करो प्लीज़ कहती। वो सोचते, इधर उधर देखते, वो सामने, हाँ वहाँ लॉन में वो जिसने सफ़ेद शर्ट पहनी है, हाँ वही, उसके पास जाओ। कागज़ पर लिख दिया जाता ट्वीट हर बैक। उसे कागज़ पर ट्वीट देने वाला लिख देता। वो बाकी की 2 भी हड़प कर जाती। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे ट्वीट पर ट्वीट मिल रही थी। उसने दादा को सब बताया। मांगने के नित नए अंदाज, वो हंसने लगे। देने के नित नए अंदाज दादा, वो मैनचेस्टर की हर अदा की हमायती थी। क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने। वो बहुत खुश हुए। उस दिन वो दाइम ग्रुप की एक लड़की अक्सा के पास गई और ट्वीट रेफर करने के लिए कहा, ये तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा वरना कहीं नहीं मिलेगा इस वक्त। लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें इसका बता दिया जाएगा। पूरी 20 ट्वीट्स हैं मेरी इसके पास। अक्सा ने चिट पर अपना और उसका नाम लिख दिया और उसका थोड़ा बहुत हुलिया समझा दिया। 20? अमरहा के मुंह में पानी भर आया। आराम से 4-5 बर्गर खाए जा सकते हैं, कॉफ़ी भी। 2 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे, यानी अगले 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल खवार नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज से काउंटर से उसका पूछा। मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए? उफ, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ, जिसके बड़े बड़े कान हैं। अमरहा ने कानों का हवाला दिया, जबकि अक्सा ने ये कहा था लाइब्रेरी में जो सब खूबसूरत लड़का दुनिया माफिया से बेखबर किताब पढ़ रहा होगा वो वही होगा। कानों का तो उसने मजाकन जिक्र कर दिया था। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मादूम हो गई और उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो उसके पास आई और कागज जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नजर उठाकर उस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ ने उस चिट को थाम रखा था उसे खफकी से घूरा। उसकी पेशानी पर एक पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा।
پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے، پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے اس بار 2 لکیریں بن کر اوپری اور وہیں بڑا جمان رہی۔ مجھے میری ٹویٹ دو، امرہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا، اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں دے رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئی، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بیچ گیا۔ 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا، اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ وہ مڑا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو… یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا کہ اس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ یہ کیا؟ امرہ نے انگلش نقوش کے حامل فرینچ غصے کے دلدادہ کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ بھی اتنے دھڑلے سے؟ امرہ نے آس پاس دیکھا۔ اوف، جیسے یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرہ نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا۔ مجھے میری ٹویٹ دو آلیان۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے۔ اس نے شان سے کندھے اچکائے، جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطال بھی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے آنکھیں پھیلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو گیا۔ وہ پھر سے فرینچ بن گیا، جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں اور سر کو یوں خم دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو محبوط کر دیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی اس طرح خم دیکھ کر تن چھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ کیسی بات تھی، اس پر غصہ آنا چاہیے تھا اور نہیں آ رہا تھا۔ کیسا کمال تھا۔ آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنے گردن سے نکال کر اسے کنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا، لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اوف، اس نے تو ایک چاکلیٹ نکال لی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دے کر امرہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینس کی جیب میں، اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا۔ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائی اور کچھ ایسے اچکائیں کہ وہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی، اور پھر میں کیوں کسی کے منہ کی کھائی ہوئی کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیاں اچکی۔ یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔
वो मुंह बनाए खड़ी रही। उसने फिर से बैग खंगाला और पैकेट निकाला जिसके रैपर को एक पेपर पिन से बंद किया गया था ताकि अंदर मौजूद मेवाजात बैग में बिखर ना जाएं। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो और ये भी लो। चॉकलेट और बिस्किट दोनों उसके आगे किए। उसने दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट तो उसने देख ली थी, दूसरी की पिन निकाली तो वो बिस्किट का चूरा निकला। मुझे क्या समझ रखा है, चैरिटी कर रही हो? अमरा बुरी तरह से बुरा मान गई, लेकिन उसने जैसे सुना नहीं और वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा कि इतना कुछ देने पर भी वो ऐसे चिल्ला रही है तो कैसी बुरी बात है। जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है उसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो जा चुका है क्या उसे जानते हैं? आलियान मार्गरेट वो अपनी माँ के नाम के साथ पहचाना जाना चाहता था।